हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में। जो अभी तक आपने सिलसिला देखा वो ये है कि अभी तक हम 4 शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी 5वीं शिफ्ट है। इस 5वीं शिफ्ट के भी स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 40 क्वेश्चंस। तो आज हम ट्राई करेंगे डिसिप्लिन 4 को कवर करने, और कल हम ट्राई करेंगे डिसिप्लिन 5 को कवर करने का, जिसकी वजह से हमारी 5 शिफ्ट टोटली कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। फिर आप मुझे थैंक यू बोल पाओगे, थैंक यू सर आपने करवा दी। चलो स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन 4 क्वेश्चन नंबर 1। लो जी, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये डिसिप्लिन 3 तो हमने कर लिए ना 60 क्वेश्चन तक। लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था कल की क्लास में वो यही कुछ था, अगर आपने देखा हो तो। नहीं, डिसिप्लिन 3 का था ना, डिसिप्लिन 4 का थोड़ी था। यही कुछ क्वेश्चन था, अगर आपने देखा हो, है ना। मैथमेटिकल क्लब और मैथमेटिक क्विज वाला। नाउ वी आर ऑन डिसिप्लिन 4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन ये आपके सामने खुल रहा है। What are the points that a teacher should keep in mind while displaying the child's work? बच्चों को किस काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए? ट्राई टू एनकरेज द वर्क एट चिल्ड्रंस आई लेवल टू एनकरेज देम टू लुक एट इट। ठीक है भाई, उनके आई लेवल के आसपास की। मेरी हाइट जैसे 6 फुट 3 इंच है, अब मैं अपने हिसाब से दिखाऊंगा तो बच्चों को क्या दिखेगा? नहीं। तो उनके हिसाब से जो मटेरियल है, उनकी हाइट के हिसाब से, उनके आई लेवल के हिसाब से मैच करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल्स एंड लेटरिंग शुड बी लार्ज एंड अट्रैक्टिव, थोड़ा सा सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी क्लास के बच्चे होंगे तो कलरफुल भी होना चाहिए। तो लेटर्स हैं वो लार्ज और अट्रैक्टिव बिल्कुल होने चाहिए। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। किसी को यहाँ कोई दिक्कत? इधर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट इज क्लियर। चले आगे, चलो। व्हाट कुड बी द रीजन टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लिसनर्स इन स्टोरी बेस्ड लेसन? आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो जो स्टोरी बेस्ड है, कहानी आधारित पाठों में श्रोताओं से प्रश्न पूछने का क्या कारण हो सकता है? टू इन्वॉल्व पीपल्स एक्टिविटी एंड टू रिलेट अ स्टोरी और टॉपिक टू द पीपल्स ओन एक्सपीरियंस। विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करना, एक्टिवली उनको शामिल करना, और किसी कहानी या विषय को शिष्य के अपने अनुभव से जोड़ना, तो उनके एक्सपीरियंस से जोड़ना। टू एलिसिट लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन, भाषा या जानकारी को जानने के लिए। थोड़ा सा हिंदी में गलत हो सकता है, इंग्लिश में ये है, क्योंकि आप इंग्लिश की कहानी पढ़ रहे हो। स्टोरी बेस्ड लेसन यहाँ पे इंग्लिश के कंटेक्स्ट में बात करी गई है। तो एलिसिट मतलब आप बच्चों से वो भाषा निकलवा पाओ, है ना, क्योंकि बच्चे इंग्लिश में सुनेंगे, इंग्लिश में उत्तर देंगे, इंग्लिश में आप सवाल पूछोगे, तो वो आप लैंग्वेज बच्चों से निकलवा पाओ या फिर इंफॉर्मेशन निकलवा पाओ, इसलिए भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। बाकी जो वो है ना ब्रिटिश काउंसिल वाली किताब, उसके अंदर मेंशन्ड है। बहुत बेसिक, इसलिए मैं दिखा रहा, समझ गए। फॉर यंग लर्नर्स डिक्टेशन शुड बी, युवा शिक्षार्थियों के लिए श्रुत लेख डैश होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। नॉट टू बी रेड एंड और सेड एट नॉर्मल स्पीड, सामान्य गति से नहीं पढ़ा या कहा जा सकता। नॉट हैव अ पर्पस, तो आप देख रहे हो पहला भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि डिक्टेशन बहुत लंबा हो, दूसरा भी एक नेगेटिव पॉइंट है, तीसरा भी एक नेगेटिव पॉइंट है, चौथा देख लेते हैं भाई। बी मेड अप ऑफ सेंटेंसेस विच कैन बी सेड इन वन ब्रेथ, ऐसे सेंटेंसेस से बना होना चाहिए जिसको हम एक ही लय या फिर एक ही सांस में बोल पाए, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? कोई दिक्कत नहीं, है ना। सबने आप सभी ने कर दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अफेक्टिव रोल? तो हमने बेसिकली टीचर के 4 रोल्स पढ़े, BIPA, बिहेवियरल, इंटरेक्टिव, प्रोसीजरल और अफेक्टिव। तो उसमें से अफेक्टिव रोल पूछा है। अफेक्टिव रोल जिसमें बेसिकली बच्चों से जुड़ने वाला कुछ काम ताम हो। टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट दे लर्न, ठीक है, बच्चों को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, करें कि वे कैसे सीखते हैं। टू वैल्यू डाइवर्सिटी, टू टेक ऑन गाइडिंग एंड क्वेश्चनिंग अप्रोच, टू क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पहला भी अफेक्टिव रोल का काम है, दूसरा भी और चौथा भी। टू टेक ऑन अ गाइडिंग और क्वेश्चनिंग रोल, ये अफेक्टिव रोल का काम नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, लिखा हुआ नॉट इंक्लूड। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो चीजें हैं वो रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 164, पेज नंबर 46। हो पछताओगी कुछ ऐसे, है ना। वैल्यू डाइवर्सिटी, टू रिकॉग्नाइज एंड वैल्यूज, एक कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाना, बच्चों को मोटिवेट करना। ठीक है, और जो ये वाला है ना, कौन सा क्वेश्चन था? टू टेक ऑन गाइडिंग एंड क्वेश्चनिंग अप्रोच, ये एक इंटरेक्टिव रोल है। कौन सा रोल है? इंटरेक्टिव रोल। इंटरेक्टिव रोल में बेसिकली टीचर एनकरेज ही करेगा बच्चों को कुछ ना कुछ करने के लिए। देखो आप देख पा रहे हो, एनकरेज डिस्कशन, एनकरेज एक्टिव रिफ्लेक्शन, एनकरेज
चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर ओन लर्निंग, तो इंटरेक्टिव रोल में ये करेगा। एक एनकरेजमेंट वो बिहेवियरल रोल में करेगा, बट उसमें किसी करेगा टू एनकरेज चिल्ड्रन टू ट्रांसफर लर्निंग स्ट्रेटजीज टू अदर टास्क, बेसिकली जो उसने सीखा है वो अदर टास्क में आप लाइक जो भी आपने चीज सीखी वो आप दूसरे टास्क में अप्लाई कर पाओ, ये उसका बिहेवियरल रोल में। वो आप समझ भी पाओगे हाँ भाई बिहेवियर है उसका, उसने कुछ सीखा दूसरे क्वेश्चन वगैरह में या फिर वहाँ उसकी नॉलेज अप्लाई करी तो बिहेवियर रोल हो जाएगा। बाकी इंटरेक्टिव रोल में सारी एनकरेजमेंट होगी ताकि बच्चा कुछ कर पाए, समझ गए। तो ये इंटरेक्टिव रोल है, बाकी सारे के सारे इफेक्टिव रोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन, ये किया है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में स्टेज 3 में क्या लिखा हुआ है, रिव्यू व्हाट दे हैव डन एंड व्हाई, समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया है और क्यों, चरण 3 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 एस्टैब्लिश ग्राउंड रूल्स कम्स अंडर स्टेज 1, तो जमीनी नियम स्थापित करना चरण 1 के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पेज नंबर 53 आप सभी ने ही, हम आप सभी ने क्या, मैं स्टार्टिंग से करवा ही चुका हूँ तो आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। पेज नंबर 53, ये हम कहाँ गया भाई, कोई गलत ये तो रहा, ये रहा स्टेज 1 एस्टेब्लिश ग्राउंड रूल्स, जो कि स्टेज 1 का मेन काम है। और स्टेज 3 में देखो रिव्यू व्हाट दे हैव डन एंड व्हाई, है ना। बाकी सारे मैं आपको करवा चुका हूँ कि इसमें क्या चीज़ आती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का अभी ज़रूरत या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 बोथ 1 एंड 2 इसका उत्तर है। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ विच रोल, अभी भी जस्ट किया है कि जिसमें बच्चा बेसिकली टीचर एनकरेज ही करेगा बच्चे को कि क्या काम कर लें, खुद ना खुद कुछ ना कुछ एक्टिव काम करने के लिए, है ना। तो ये इंटरेक्टिव रोल ही आ जाएगा, अभी जस्ट मैंने कवर करवाया तो वो क्वेश्चन आ भी गया, बस इसका उत्तर ठीक है इंटरेक्टिव रोल। आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। राइटिंग एट वर्ड लेवल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, राइटिंग एट वर्ड लेवल मतलब बच्चों को हमें बेसिकली वोकैबुलरी पे ध्यान देना है, तो उसके रिगार्डिंग हम कौन कौन सी एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासिफाइंग वर्ड्स इनटू वर्ड फैमिलीज, तो वर्ड्स को आप वर्ड फैमिलीज में क्लासिफाई कर दो। और क्रॉसवर्ड्स अगर आपको पता हो तो जैसे इधर बहुत सारे जंबल लेटर्स दे देंगे, बताओ भाई कार कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ऐसे CAR ढूंढ दोगे, समझ रहे हो। तो ये क्रॉसवर्ड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, ये कैमरे को मेरे इतना गोरा क्यों दिखा दिया, चमकना कितनी चमका दिया इसने, तो ठीक है हो जाएगा ठीक। हाँ तो वर्ड फैमिलीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एम, जैसे एम वाले वर्ड कराए तो टैम, खैम, पैम, चैम, वही वाले। कार AR करवा रहे हो तो कार, टार, पार, बार, है ना, वो सब चीज़ें ये ऑलरेडी मैंने करवा भी रखा है। आपको एक बार दिखाया तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 44 इसी ब्रिटिश काउंसिल की PDF से है ये चीज़ कि आप देख पा रहे हो। राइटिंग एट वर्ड लेवल जिसमें हमारा बेसिकली ध्यान वोकैबुलरी, हैंडराइटिंग और स्पेलिंग पे होता है, तो बेस्ड ऑन इस चीज़ की आप समझ पाओगे और इस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन को कर दिया होगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछली PYQ सीरीज में पिछले PYQs में समझाया हुआ है। तो यहीं से उठाया गया है, क्रॉस वर्ड्स ये उठाया गया है और क्लासिफाइंग वर्ड्स इनटू वर्ड फैमिलीज यहाँ से उठाया गया। नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत किसी को, तो बोथ 1 and 2 इसका सही उत्तर होगा। Which of the following example of assessment can be included in comprehensive assessment while assessing the theme food? निम्नलिखित में से मूल्यांकन के किस उदाहरण को खाद्य विषय पर मूल्यांकन करते समय शामिल किया जा सकता है। पहला है केवल स्पर्श द्वारा फलों और सब्जियों की पहचान करना। बेसिकली आप फूड थीम फूड है उसका असेसमेंट ले रहे हो, तो इसमें से कौन कौन सी चीजों का या फिर कौन कौन सी असेसमेंट टेक्निक्स का या फिर एक्टिविटीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो पहला है आइडेंटिफाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय टच ओनली, ठीक है, इसमें हमारे सेंसेस इंक्लूड है, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 मैच द फूड आइटम विद टेस्ट, खाने की चीज को उसके स्वाद से मिलाएं। ग्रुप डिस्कशन ऑन फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, पशुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पर समूह चर्चा करें। ट्राइंग आउट वेरिएशंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में भिन्नता आजमाना। तो ठीक है भाई, फूड थीम है, इसका आपको कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना है, तो इसमें से कौन कौन से कर सकते हैं। अब ना बेस्ड ऑन इस ओनली शब्द आप सभी ने, या फिर मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है ना मैं इस पे देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है शायद ना, 7वां 8वां, हाँ मैं इधर देख पा रहा हूँ सिर्फ ना 25% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। क्यों, वो कंफ्यूज ही किस चीज पे हुए, इस ओनली शब्द को देख के, भाई नेगेटिव हो गया। भाई एज एन हर चीज नेगेटिव नहीं होती, अगर आप असेसमेंट ले रहे हो,
आइडेंटिफाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय टच ओनली, एक असेसमेंट है आपकी सेंसेस का। तो ठीक पॉइंट है, ये गलत नहीं है ना। तो पहला भी ठीक है, दूसरा टेस्ट मैच करना, बाकी आप सभी ने ठीक कर दिए होंगे। बस मुझे ये समझाना था कि ओनली को नेगेटिव पॉइंट में, फिर नेगेटिव वे में मत लेके जाना, अनटिल और अनलेस वो नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पॉजिटिव चीज आपके सेंसेस का इस्तेमाल होगा, असेसमेंट होगी, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसमें ना अब आने वाले डिसिप्लिन 5 में क्वेश्चन गलत आएगा, और डिसिप्लिन 4 में भी क्वेश्चन गलत आएगा। मैं बताऊँ कौन सा क्वेश्चन गलत आएगा, ठीक है। Which of the following is our institution resources for teaching learning EVS? Institutional resources कौन कौन से? पावर स्टेशन है, पावर हाउस यूनिट्स, पुलिस स्टेशन है, पावर हाउस स्टेशन है, विंड फार्म्स है, और पब्लिक लाइब्रेरीज है। पुलिस थाने, पावर हाउस इकाइयाँ, वायु इकाइयाँ, सार्वजनिक लाइब्रेरी। तो इनमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज है, संस्थागत संसाधन है ईवीएस को पढ़ाने के लिए, है ना। अब ईवीएस में ना एक बहुत अच्छा लाइक ग्राफ मान लो या फिर एक अच्छा डायग्राम मान लो, वो दिया हो जिसके बेसिस पे आप इन चीजों को कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मैं आपको एक इनपुट दूंगा जिसकी वजह से आपका अगला क्वेश्चन या फिर आगे आने वाले पीवाईक्यूज में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 505 ब्लॉक 2 पेज नंबर 69। 505 ब्लॉक 2, ये रहा पेज नंबर 69। पहले तो एक बार आप ये देख लो अगर आपने अभी तक ना देखा हो। तो रिसोर्सेज ऑफ ईवीएस कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज इन नेचर, मीडिया रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसमें एक चीज ध्यान देने की ये है, देखो कम्युनिटी वाले रिसोर्सेज उसमें सारे लोग आ जाएंगे जो कम्युनिटी में काम करते हैं, कारपेंटर, शॉपकीपर, पेरेंट्स वगैरह। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज आपके आसपास की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। रिसोर्सेज के अंदर जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आ जाएंगे। मीडिया रिसोर्सेज के अंदर जहां से आपको न्यूज मिलती है या फिर जहां से आपको चीजों के बारे में पता लगता है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी के आजकल चीजें जो हमें हमारे इंसानों ने बनाई हैं ताकि चीजें आसान हो जाए, तो वही मोबाइल फोन, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीडी। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर आप ये चीजें को आप याद हो जाएंगी। मेन चीज है टेलीविजन, इस टेलीविजन रेडियो को ध्यान से याद रख लो कि इस मीडिया रिसोर्स के अंदर आएगा। बस ये चीज इसमें ध्यान देने की है। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, पेन, चेयर, पेंसिल, सारी चीज इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पेज नंबर 71 पे। जो चीज यहाँ से उठाई गई है ये कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर देख लो, पब्लिक हॉस्पिटल्स, बेसिकली जो भी सरकारी कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई म्यूजियम हो गया, हिस्टोरिकल साइट होगी, कोई बड़ी बिल्डिंग होगी, किसी के बारे में हो सकती है ना, वो सारी चीज इसके अंदर आ जाएंगी। आप देख पा रहे हो बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज, बैंक्स, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत, ऑफिस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं, आप देख पा रहे हो। तो ये पुलिस स्टेशन यहाँ से उठाया है, पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ से उठाई है, और पावर हाउस यूनिट्स ये रहा, और उसके बाद विंड फार्म्स ये रहा। तो ये चार चीज उठा रखी है, यहीं से उठा रखी है, ठीक है। किसके अंदर? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज के अंदर। पॉइंट इज क्लियर। तो ये चारों हैं, 1 2 3 4, आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा, ठीक। बस मुझे क्या चाहिए था, आपके पास नॉलेज करेक्ट हो। देखो एक तो तुक्का मारना कि हाँ भाई चलिए होंगी, अब एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ठोस है, सबूत इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई अब मुझे पता लग गई ये चीजें, तो वो अच्छी चीज है। डज नॉट फॉल अंडर सोशल स्किल्स, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? शो क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, हेल्प अदर पीपल्स, कॉपरेट इन पेयर एंड ग्रुप एक्टिविटीज, शेयर मटेरियल्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2 3 4 ये तो सारी सोशल एक्टिविटीज है जिसमें हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। शो क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में उत्सुकता दिखाना, ये हमारी एक इंडिविजुअल स्किल मान लो या फिर थोड़ी इंटेलेक्चुअल स्किल का पार्ट मान लो, सोशल स्किल का पार्ट नहीं है, सही है। तो इसका उत्तर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 171, व्हाट आर द टिप्स फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम यूज ऑफ डिजिटल वीडियो? अगर आप क्लास में डिजिटल वीडियो दिखा रहे हो तो उसका इफेक्टिव यूज आप कैसे कर सकते हो? पहला, मेक श्योर एवरीबडी कैन हियर एंड सी द फिल्म, जो भी आप दिखा रहे हो आप सभी के जो बच्चे हैं वो देख भी पाए और सुन भी पाए। मेक श्योर चिल्ड्रन नो व्हाट दे हैव टू डू व्हाइल व्यूइंग एंड व्हाई, कि कुछ करते समय ऐसा तो नहीं पिक्चर दिखाओगे, कुछ उन बच्चों के लिए हेल्पफुल दिखाओगे, तो उन्हें पता होना चाहिए भाई इस वीडियो को देखने से पहले कि हमें इस वीडियो को देखते देखते करना क्या है। एटलीस्ट उन्हें ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि भाई इस वीडियो को हमारा देखने का ऑब्जेक्टिव या फिर एक मेन मुद्दा ये है कि हमें ना इसमें टाइप्स ऑफ वर्ड्स को पहचानना है ताकि बच्चे का ध्यान उन पे रहे और वो उनको ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। समझे इस बात को?
तो बच्चों को पहले बता दो, तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, सभी ने इसको उत्तर ठीक दे दिया होगा, किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशनल आइडियाज फॉर असेसमेंट इन ईवीएस? ईवीएस के में मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विचार अतिरिक्त है? असेसमेंट इन आइडिया, सॉरी, बेसिकली किन किन तरीकों से हम ईवीएस का असेसमेंट ले सकते हैं, बात ये है। ओपन बुक टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, क्रिएट अ गेम टेस्ट, टेक होम टेस्ट। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर तुक्का मार दिया तो ठीक है, बट क्या आपको पता है क्रिएट अ गेम टेस्ट क्या है, टेक अ होम टेस्ट क्या है? समझ पा रहे हो? तो वो बात है। बाकी इसका उत्तर 1 2 3 4 चारों ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या कैसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली 172, 505 ब्लॉक 3 पेज नंबर 18, 505 ब्लॉक 3 पेज नंबर 18। एडिशनल आइडियाज फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। देखो बाकी आइडियाज तो है ही, जिसमें रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट है, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल है ना। तो एक बार आपने ना पढ़ा हो तो एक बार इसको पढ़ लेना, 505 ब्लॉक 3। बाकी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देखो एडिशनल आइडियाज फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, एडिशनल आइडियाज कौन कौन से? क्रिएट अ गेम टेस्ट, जिसके अंदर बच्चों को स्टूडेंट्स कैन बी आस्क्ड टू क्रिएट आइदर अ बोर्ड गेम और अ वर्ड गेम, जो एक रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कवर करे। टेक होम टेस्ट, जिसमें these tests allow students to work at their own pace with access to books, materials and other available educational resources। बेसिकली आप टेस्ट ले जाओ घर पे और जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेट, मोबाइल, बुक, इनका इस्तेमाल करके आप इसको उत्तर दे सकते हो। ओपन बुक टेस्ट आपको पता है, ये ग्रुप टेस्ट। तो ये 4 एडिशनल आइडियाज हैं असेसमेंट के ईवीएस के लिए, ठीक है। क्रिएट अ गेम टेस्ट, टेक अ होम टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। पॉइंट इज क्लियर? तो 1 2 3 4 सारों इसके उत्तर है। चलो जी। Which of the following is our advantages of EVS textbook for classes 3 4 5? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग, निम्न में से कौन सा वर्ग 3 4 5 के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के लाभ है? तो पहला है वो बच्चों के जो डेली एक्सपीरियंसेस है उनके साथ लिंक करती है और ताकि उनकी लर्निंग और अच्छी हो पाए। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। उनकी ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोरेशन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग स्किल्स को शार्पन करती है, बढ़ावा देती है, बिल्कुल ठीक बात है। वो ट्राई करती है कि उनके आसपास की जितनी भी चीजें उनका कुछ मीनिंग बने, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा है चेंज फ्रॉम बीइंग रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू पैसिव पार्टिसिपेंट, की ईवीएस बच्चों को पैसिव बनाती है, तो गलत बात है, पैसिव नहीं एक्टिव बनाती है। तो चौथा पॉइंट गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 इसका सही उत्तर है, 1 2 3। सेट मामला, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉ चिल्ड्रन मेकिंग देयर ओन डिस्कवरीज, जेसल और प्याजे। अब ये ना, यहाँ पे ना गलती आप मान लो या फिर कुछ भी मान लो, क्योंकि किताब से जब आप कोई सवाल उठा रहे हो तो एटलीस्ट उसका कंटेक्स्ट तो आप दो, किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रहे, है ना। अब पॉइंट इज, दो जहां से लाइन उठाई गई है वहां पे ऊपर जसल के बारे में लिखा हुआ है और नीचे प्याजे के बारे में लिखा हुआ है, तो वहां से उन्होंने लाइन उठा ली। समझ पा रहे हो? तो थोड़ी सी ना यहाँ पे ऐसे गलती तो नहीं है सवाल में, बट मैं ये चाहता हूँ एज एन एग्जामिनर या फिर एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए टीचर, कि जब आप क्वेश्चन तो एटलीस्ट उसका कंटेक्स्ट प्रोवाइड करो, तो फिर जो सवाल पूछना पूछो, ताकि बच्चा भी एटलीस्ट उसको ध्यान में रखते हुए जवाब दे पाए। ठीक है, देखो उसमें आपको एक उत्तर तो क्लियर है, प्याजे तो आएगा ही। प्याजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान दिया था और उसमें बच्चे खुद की डिस्कवरीज खुद ही करते हैं, है ना, खुद की नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये तो बोला गया था। जैसल कौन है? जैसल ने किस बारे में बात करी? बस यही मैं कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो वॉटसन साहब की पीडीएफ है, जहां से हमने वॉटसन करा, काफी सारी चीजें करी है। थ्योरी ऑफ वाइगोस्कीज सोशल हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बस ये ना चीज यहां से उठाई गई है, इसी में कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। किस कंटेक्स्ट की? दिस बुक फोकसेस ऑन थ्योरिस्ट इन डेवलपमेंटल ट्रेडिशंस, इसको छोड़ दो। स्कॉलर्स हु हैव सीन डेवलपमेंटल चेंज प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ इनर फोर्सेस, कहने का मतलब ये जिसके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं तो इनर फोर्सेस के थ्रू आते हैं। अब जेसल एम्फसाइज्ड इनर मैचुरेशनल प्रॉम्प्टिंग, कि जो भी चीज आप सीखते हो कहीं ना कहीं आप मैच्योर होते हो और अंदर से आपकी चीजें निकलती हैं, लिखा हुआ है ना, एम्फसाइज्ड ऑन इनर मैचुरेशनल प्रॉम्प्टिंग, जो भी आप चीजें सीखते हो। पियाजे ने बोला कि जो भी आप चीजें सीखते हो थ्रू डिस्कवरी सीखते हो। बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट वी हैव आल्सो एग्जामिन्ड द आइडियाज ऑफ, छोड़ दो इसको, समझ पा रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात करी गई है? सीखने के बारे में, डेवलपमेंटल चेंजेस के बारे में। जसल साहब ये बोलते हैं इनर मैचुरेशन प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, जो अंदर से आपको चीजें आती हैं उसके हिसाब से आप ज्ञान डेवलप करते हो, और प्याजे साहब के हिसाब से आप खुद ही डिस्कवरी करके ज्ञान डेवलप करते हो। ये बात यहाँ से बोली गई और यहीं से उठाई गई है, समझ गए?
तो ये यहाँ बिल्कुल सेम लाइन है, 100 चिल्ड्रन मेकिंग देयर ओन डिस्कवरीज। आप ये देखो 100 चिल्ड्रन मेकिंग देयर ओन डिस्कवरीज यहीं से उठाया गया है। तो बस ये बात है, इसका सिर्फ प्याजी आएगा, ओनली 2 इज द राइट उत्तर। ठीक है, अब इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या देना है, जहां से उठाया वो बता दिया, अब क्या बता सकते हैं इसका, है ना। चले, इन विच केस शुड ईच पीपल रिक्वायर अ कॉपी ऑफ स्टोरी बुक। किस मामले में प्रत्येक छात्र को कहानी की एक प्रति चाहिए। बिफोर द टीचर हैज कंप्लीटेड ऑन अ स्टोरी, आफ्टर द टीचर हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑन स्टोरी। कि कब देनी चाहिए कॉपी ऑफ स्टोरी बुक, कहानी से पहले कि कहानी के बाद। देखो, स्टोरी बुक का एक काम है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलपमेंट का। दूसरी, हमारी प्रिडिक्शन, जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी होती है ना हमारी प्रिडिक्ट करने की, अनुमान लगाने की, तो मेन काम उसका है। अगर आप पहले ही बच्चे को स्टोरी बुक दे दोगे तो जो उसका अनुमान लगाना है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको जब भी स्टोरी पढ़ा रहे हो, बच्चे को पहले हाथ में स्टोरी बुक मत दो। पढ़ाने के बाद दे सकते हो कि हाँ बेटा कुछ इसमें चेंजेस देखने हो, कुछ नहीं समझ आया, एक बार आप पढ़ लो। बाकी पढ़ाने से पहले आपको स्टोरी के बारे में या फिर स्टोरी बुक देनी नहीं है, कहने का मतलब ये। अच्छा, ये लिखा कहाँ हुआ है, ब्रिटिश काउंसिल किताब, पेज नंबर 23। रुको, यूजिंग स्टोरी बुक्स, डज ईच पीपल रिक्वायर अ कॉपी ऑफ स्टोरी बुक। क्या हर बच्चे को एक कॉपी चाहिए स्टोरी बुक की? ऐसा नहीं है। क्लास में अगर 2 स्टोरी बुक्स भी हो तब भी काम पूरी क्लास का चल जाएगा। कहने का मतलब क्या, फॉर द प्रेपरेटरी वर्क एंड फॉर मेनी ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टोरी टेलिंग, ओनली द टीचर नीड्स अ कॉपी ऑफ स्टोरी बुक। स्टोरी टेलिंग के रिगार्डिंग कोई आपको एक्टिविटी करवानी हो और कुछ करवाना हो, सिर्फ टीचर को ही एक स्टोरी बुक की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि सबके हाथ में स्टोरी बुक हो। This is because a majority of tasks are based on pupils predicting what comes next in the story and recapping it from the memory. तो यहाँ पे बच्चों का काम कुछ नहीं है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना, उसका अनुमान लगाना। If they see the storybook at this stage, much of the elements of surprise and active involvement is lost. कि अगर उन्होंने पहले ही वो स्टोरी बुक देख ली, उसके अंदर की फोटो देख ली, उसके अंदर की कहानी थोड़ी छोटी मोटी समझ ली, तो जो उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, वो खत्म हो जाएगा। तो यही तो बात है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कोई पिक्चर देख के आया है तो मुझे बताइए मत क्या हुआ, बता देगा तो पता लग जाएगा ना क्या हुआ। However, when you have completed work on the story, it is a good idea to put a copy or two of book into the class library so that children can look at them in their own time. तो आप उसको लास्ट में क्या कर सकते हो, पढ़ाने के बाद उसको लाइब्रेरी में रख दो, जो क्लास की लाइब्रेरी होती है ना, और ताकि बच्चा अपने टाइम के हिसाब से उसको देख भी ले, और कुछ उसको डाउट्स हो या फिर कुछ उसको और अच्छा उसमें लिखा हो तो फिर से पढ़ भी सकता है। समझ गए इस बात को? तो कब देनी है? आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी बुक, है ना, आफ्टर टीचर हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑन स्टोरी, तभी देनी है। तो ओनली 2। पॉइंट इज क्लियर? इस क्वेश्चन को अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे, कहाँ चला गया ये, 17% बच्चों से उत्तर दिया है, तो मतलब काफी उन्हें गलत दिया। What does formulaic language consist of? Formulaic language के बारे में हमने पिछले PYQ में बात करी थी कि ऐसी कुछ चीजें जो हमें बिना समझे याद करनी पड़ती है, लाइक मे आई गो टू वॉशरूम, थैंक यू, हाउ आर यू, है ना। तो इस फॉर्मूलिक लैंग्वेज में सिंपल ग्रीटिंग्स भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। बेसिक बच्चों को उसका मतलब समझना हो, बट बच्चा उसको फॉर्मूला के रूप में याद कर लेता है। रूटीन्स इज लाइक डे टू डे लाइफ के बारे में पूछना, हाउ वाज योर डे, समझ पा रहे वो चीजें। तो रूटीन्स भी और सिंपल ग्रीटिंग्स भी दोनों फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आती है। हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया था। बाकी अगर आपको दिखाना हो तो पेज नंबर 38 ब्रिटिश काउंसिल की किताब। आप ना एक चीज समझो, मेरे को समझाऊंगा अभी, रुक जाओ। ये ना फॉर्मूलिक लैंग्वेज, तो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? सिंपल ग्रीटिंग्स लाइक हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। सोशल इंग्लिश लाइक डिड यू हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस वीकेंड। तो बेसिकली इसका मतलब बेसिकली बच्चों को समझ आए ना, वो याद कर लेता है। हैव अ गुड डे। रूटीन्स में व्हाट्स द डेट, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, कि जो आजकल की चीजें हमें रूटीन में पूछनी पड़ती हैं वो चीजें बच्चा याद कर लेता है। तो सिंपल ग्रीटिंग्स, सोशल इंग्लिश, रूटीन्स, और क्लासरूम लैंग्वेज लाइक
मैम प्लीज पार्डन, मैम प्लीज रिपीट, सिट डाउन, प्लीज टर्न ऑफ द फैंस, है ना, प्लीज क्लोज द गेट। तो वो चीजें बेसिकली बच्चों को उसका मतलब समझना है, उसको पता है कि हाँ भाई प्लीज क्लोज द गेट का मतलब ये है। समझ पा रहे हो? आस्किंग परमिशंस वही है, मे आई गो टू वॉशरूम, आई गो टू टॉयलेट। समझ गए? क्लियर है बात? सिंपल। कोई दिक्कत नहीं। इसका भी सभी ने उत्तर ठीक दे दिया होगा। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं? कंपेयरिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग। मेटाकॉग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है? तुलना करना, स्वयं प्रश्न करना। तो पहला भी और दूसरा भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। अगर आपको दिखाना हो पेज नंबर 45, कितनी बार दिखाऊं वैसे तो, कि नहीं? अच्छा, आप ये देख पा रहे हो कि 2019 में या तो एनआईएस के सवाल हैं, या इस ब्रिटिश काउंसिल किताब से सवाल है, या फिर वो वॉटसन साहब वाली किताब से, जो इसमें काफी सारे थ्योरीज दिए हुए हैं ना, उनसे सवाल है। और तो मेरे ख्याल से कोई किताब देखी नहीं, जिड्डू कृष्ण मूर्ति साहब की किताब देखी थी, उसमें से एक दो सवाल आए थे, बाकी तो कुछ ऐसा ऐसा है नहीं खतरनाक सा ना। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, इसमें प्लानिंग, लर्निंग, हाइपोथेसाइजिंग, ये आपने शायद लिख लिए होंगे, मैं जबरदस्ती मुझे पता है बता रहा हूँ, बट देख लो एक बार। कंपेयरिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ करेक्शन, रिव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। तो इसमें कंपेयरिंग भी और सेल्फ क्वेश्चनिंग भी है, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। आप देख पा रहे हो, ये सेल्फ क्वेश्चनिंग है और ये कंपेयरिंग है ना। क्लियर है बात? आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस? इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है ना? तो बताओ भाई। पोस्टर्स, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स। तो वही चीज़ें जो रिपीट हुई है, जो मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, ये सब चीज़ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। और जहाँ से हमें खबर मिलती है वो मीडिया रिसोर्सेज होते हैं, जो कि पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, ये मीडिया रिसोर्सेज हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी रिसोर्स की बात करी गई है, तो मोबाइल फ़ोन, इसमें भी काफ़ी बच्चों ने दिक्कत करी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 है कि 18 है, 18th। आप देख पा रहे हो सिर्फ 16% बच्चों ने उत्तर दिया है। काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें कंफ्यूज होके शायद टेलीविजन पे टिक कर दिया है ना। यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको दिखाऊं फिर से, 505 ब्लॉक 2 पेज नंबर 69, है ना। तो ये मीडिया रिसोर्स जहाँ से हमें न्यूज़ मिलती है वो मीडिया रिसोर्सेज होते हैं, जो कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर्स, जो कि 3 इस ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ये मीडिया रिसोर्सेज है। और ये है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर, इंटरनेट एंड सीडी। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टोरीज एड टू अ होल स्कूल अप्रोच टू लर्निंग एंड जनरल एजुकेशन? शिक्षा कितने तरीकों से कहानियां सीखने और सामान्य करने के लिए एक पूरे विद्यालय की दृष्टिकोण को जोड़ सकती है? होल स्कूल अप्रोच क्या है? होल स्कूल अप्रोच बेसिकली कहानियां कैसे आपकी पूरे स्कूल के एक पर्सपेक्टिव को या फिर पूरे स्कूल के एक आइडियोलॉजी को दर्शा सकती हैं, कैसे कनेक्ट कर सकती हैं, उनके कितने स्टेप्स हैं, ये बात करी गई है। समझ के? लिखा हुआ ना, शिक्षक कितने तरीके से कहानियां सीखने और सामान्य करने के लिए। थोड़ा इसमें ना हिंदी हम यहाँ पढ़ेंगे इसकी। सीखने और सामान्य शिक्षा के लिए पूरे स्कूल के दृष्टिकोण में कहानियां कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, कि बेसिकली पूरे स्कूल के दृष्टिकोण में या फिर पूरे स्कूल के हिसाब से हम कहानियों कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, किन तरीकों से इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये चीज भी ना जो आपकी ब्रिटिश काउंसिल की किताब है उधर से दी गई है। मैं आपको खोल देता हूँ एक बार, खोल के मतलब पेज नंबर निकाल देता हूँ। पेज नंबर इसका है 9। हम चलते हैं फाइन। लो जी, ये यार ये story books and learning. There are 4 main ways in which stories can add to a whole school approach to learning and journal education. कैसे stories आपके पूरे स्कूल को जोड़कर चल सकती हैं, किन वेज में? तो पहला है क्रॉस करिकुलर रिंग्स, की कहानियों के थ्रू हम मैथ सीख सकते हैं, साइंस सीख सकते हैं, आर्ट एंड डिजाइन, कंप्यूटिंग, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, हिस्ट्री। बेसिकली कहानियों के थ्रू हम इन सारी चीजों के रूबरू हो सकते हैं और वो चीजें कहानियों के अंदर आती हैं। समझ पा रही हो? जैसे वो हो गया ना अली बाबा और 40 चोर, तो उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स इनकलकेट है ना। समझ पा रहे हो? और कोई कहानी हो कहीं उसमें आर्ट और डिजाइन हो, किसी में डिजाइन टेक्नोलॉजी हो, तो वो चीजें इसमें इनकलकेट हो जाती है। केयरफुली सिलेक्टेड स्टोरीज कैन बी यूज टू डेवलप अदर सब्जेक्ट्स इन करिकुलम। तो अगर आप ढंग से स्टोरी सिलेक्ट करोगे तो आपके दूसरे करिकुलम के जो टास्क है फिर ऑब्जेक्टिव है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्रॉस करिकुलर रिंग का एक तगड़ा एग्जाम्पल है। तो पहला वे कौन सा है?
क्रॉस करिकुलर लिंक्स बताया गया ना, 4 मेन वे हैं। तो पहला क्रॉस करिकुलर लिंक्स, ठीक है जी। आगे चले, आगे है लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न का बेसिकली बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं स्टोरीज मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज बना देती हैं, उन्हें सीखना कैसे है वो सीखना आ जाता है। लर्निंग टू लर्न स्टोरीज आर मीन फॉर ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड्स पोटेंशियल एज ऑटोनॉमस लर्नर्स। वो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और अपनी लर्निंग को खुद ही री करके खुद ही सीख पाते हैं, है ना। वो खुद की ही स्ट्रेटजीज बना लेते हैं चीजों को सीखने की थ्रू स्टोरीज। तो यहीं पे लिखा हुआ है एक अवेयरनेस डेवलप करते हैं लर्निंग के रिगार्डिंग, है ना। स्ट्रेटजीज को री करते हैं। कौन सी मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, जो कि प्लानिंग, हाइपोथेसाइजिंग, रिव्यूइंग, सेल्फ असेसमेंट, उनको री करते हैं। बच्चे के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जैसे गेस करने की, है ना, प्रिडिक्ट करने की, सेल्फ टेस्टिंग करने की और प्रैक्टिस करने की। और उसके अंदर स्टडी स्किल्स डेवलप होती हैं, वो किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं और जो ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, उनको भी समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, लर्निंग टू लर्न। थर्ड इज कंसेप्चुअल रीइंफोर्समेंट, जैसे कि वो चीज़ें, उसने कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लाइक उसने कलर के नेम पढ़े हुए हैं, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना। तो अगर वो कहानी पढ़ रहा है तो उसमें आ गया ब्लैक बियर या फिर ब्राउन बियर, तो हाँ वो फोटो देख के भी वो जो उसकी लर्निंग है ना ब्राउन की और वो कनेक्शन, वो रीइंफोर्स होगा, समझे। जैसे उसने एनिमल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसमें आ गया एक ब्लैक पेंगुइन, तो वो पेंगुइन को रिलेट कर लेगा, फोटो भी देखे, अच्छा ये ब्लैक होता है, यहाँ उसका उसकी छाती सफेद होती है, समझ पा रहे हो वो चीजें। तो उसकी जो रीइंफोर्समेंट, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसकी रीइंफोर्समेंट होती है। लास्ट इज सिटीजनशिप, डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरल एजुकेशन। बेसिकली स्टोरीज हमें इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस देती हैं, हमें कहीं ना कहीं वैल्यूज सिखाती हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे रहना, और बेसिकली कोऑपरेटिवनेस सिखाती हैं, कहने का मतलब ये, समझ गए। तो ये 4 पॉइंट थे, सिटीजनशिप, डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चरल एजुकेशन, सेकंड इज कंसेप्चुअल रीइंफोर्समेंट, थर्ड इज लर्निंग टू लर्न, एंड फोर्थ इज क्रॉस करिकुलर लिंक्स। कोई दिक्कत, ये 4 मेन वे थे जिसके थ्रू हम स्टोरीज में एक होल स्कूल अप्रोच को जोड़ सकते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है, 4। अब देखो यहाँ पे भी 4 है, पर पॉइंट इज सिर्फ 6% बच्चों ने उत्तर सही दिया है। और कोई भी प्लीज भाई इस चीज को देख के मत कर लेना, हाथ जोड़कर विनती है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ टेक्स्ट बुक से और उसी की एक्सप्लेनेशन को लिख लेती हूँ। भाई ये एक्सप्लेनेशन ही गलत है, समझ पा रहे हो, ये एक्सप्लेनेशन ही गलत दी हुई है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 180 या फिर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ डिसिप्लिन 4, इस क्वेश्चन में मुझे द्वंद है और ये द्वंद मैं आप सभी को देना चाहता हूं। चलो आप पहले इसका उत्तर करो। Which of the following is not a characteristics of a 5 to 7 year old learner? 5 to 7 year old learner का मतलब क्या, 5 साल से 7 साल के बीच में, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा 5 से 7 वर्ष के बच्चों के सीखने की विशेषता नहीं है। तो 5 से 7 बच्चा कहाँ मिलेगा, आप खुद ही बताओ। प्री ऑपरेशनल पीरियड में मिलेगा, है ना, क्योंकि 2 से 7 चलती है ना वो प्री ऑपरेशनल की, और फिर 7 से 11 कंक्रीट और 11 से आगे फॉर्मल। तो ये कहीं ना कहीं 2 से 7 वही स्टेज होगी प्री ऑपरेशनल वाली, ठीक है, प्री ऑपरेशनल वाली होगी। अब इसमें देखना, दे कैन प्लान एक्टिविटीज, ठीक है, प्लानिंग कर पाएंगे। दे कैन यूज लॉजिकल रीजनिंग, दे आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम, दे कैन यूज देयर माइंड जनरेटेड इमेजिनेशंस। तो पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेसिकली प्री ऑपरेशनल स्टेज कहीं ना कहीं इलॉजिकल स्टेज होती है ना। कौन सी स्टेज होती है, इलॉजिकल। तो इलॉजिकल के हिसाब से दे कैन यूज लॉजिकल रीजनिंग, ये तो गलत हो जाएगा, समझे। इस बात से मेरी आप सहमत भी हो और आप सभी ने मेरे ख्याल से ये उत्तर दिया हुआ। दिक्कत इज इन ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल आंसर की मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कोई उसका। ऑफिशियल आंसर की मैंने इसका उत्तर ये दिया हुआ है, दे आस्क क्वेश्चन ऑल द टाइम। क्वेश्चन क्या था, कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो भाई इस टाइम पे तो बच्चा क्यूरियस होता है, ये सवाल तो बहुत पूछता है ना। ये मुझे यहाँ पे सही उत्तर लग रहा है। ऑफिशियल आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं गलत मानता हूँ। बाकी टेक्स्ट बुक पर इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है ना, दे कैन यूज लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि फिलहाल वो इलॉजिकल स्टेज में होता है। पॉइंट इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, क्लैरिटी होगी। कितने इन 20 में से आपके नंबर आए, सारे बन गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं थे और ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं ना। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं कब,
अगली क्लास में डिसिप्लिन 5 के साथ फिर से हम आपके सामने पेश होंगे। और आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 PYQs टोटल 2019 के थे, जिसमें से हम 5 ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब 5 कल खत्म हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली लास्ट 5 PYQs। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।